कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो है हमारा क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर थर्ड। इसके पहले दो वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के ऊपर मैंने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है हमारा सेकेंड। इसके पहले इंट्रोडक्शन और फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था पिछले दोनों वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, अगर आप मिड 18 सेंचुरी के यूरोप के मैप को देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि आज हम देखते हैं। मिड 18 सेंचुरी यानी करीब 1750-60 के आसपास इस समय के मैप को आप देखेंगे तो आज जिस तरह से आप जर्मनी, फ्रांस या फिर दूसरे देशों के नाम जानते हैं वैसा कोई देश उस समय मौजूद था ही नहीं। What we know today as जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड were divided into kingdoms। तो देखिए, आज जिस देश को हम नाम जर्मनी या फिर इटली या फिर स्विट्जरलैंड नाम से जानते हैं वो उस समय में किंगडम्स में डिवाइडेड थे, कई राज्यों में डिवाइडेड थे, एम्पायर्स में डिवाइडेड थे। उसमें से कुछ डचीज और कैंटन्स जो थे वो रूल करते थे अपने ऑटोनोमस टेरिटरीज पर। यानी कोई राजा है, उसने एक स्पेसिफिक एरिया पर कब्जा कर लिया तो वो उसका एरिया हो गया। दूसरे राजा ने फिर इसके आधे रीजन्स को कब्जा कर लिया और अपना एक बड़ा रीजन बना लिया तो वो उसका रीजन हो गया। तो इस तरह से चलता रहता था। तो देखिए, इसके बाद ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो डिवाइडेड था ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में, विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ जो टेरिटरीज थी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर, उसके अंदर सिर्फ एक तरह के लोग रहते थे और एक भाषा बोलते थे। ऐसा नहीं था। कोई मोनार्क है, अगर वो फ्रांस का रहने वाला है और उसने फिर जाकर जर्मनी को अगर कैप्चर कर लिया, आधे जर्मनी को, तो वो तो उसका राज्य हो गया बड़ा सा जिसमें फ्रांस और आधा जर्मनी मिला हुआ है। लेकिन इसके जो लोग हैं उनके कल्चर अलग हैं, उनके लैंग्वेज अलग हैं, सभी चीज़ें अलग अलग हैं। तो वैसा ही जनरली होता था मोनार्कीज के अंदर, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर। और इसके अंदर जो रहने वाले लोग थे वो एक तरह का कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे इस एम्पायर की मैंने बात की, एक राजा है जिसका कुछ हिस्सा राज्य का फ्रांस में, कुछ हिस्सा जर्मनी में। तो ये लोग फ्रांस रीजन के रहने वाले लोग फ्रेंच बोलेंगे, उनका अलग पहनावा होगा, उनका अलग खाने पीने का तरीका होगा, यानी कल्चर अलग होगा। और इस जर्मन इलाके में रहने वाले लोगों का भी कल्चर अलग होगा। तो इसी तरीके से जो लोग रहने वाले लोग थे, यानी इस रीजन के रहने वाले लोग खुद को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे और इस रीजन में रहने वाले लोग खुद को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। यही चीज़ होता ही था कि लोग जो थे वो अपने खुद को एक स्पेसिफिक ग्रुप का मेंबर मानते थे। वो खुद को किसी देश का नागरिक नहीं मानते थे कि मैं फ्रांस का नागरिक हूँ या फिर इस देश का नागरिक हूँ। वैसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर देश नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। कोई रूलर आया, उसने कब्जा कर लिया तो उसका देश हो गया, दूसरा रूलर आया, उसने कब्जा कर लिया तो उसका देश हो गया। तो वो खुद को कॉमन कल्चर या फिर कलेक्टिव आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं मानते थे। और जनरली बात यह थी कि ज़्यादातर उसमें जो लोग थे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप से आते थे। यानी कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, कोई हिंदुज़म को फॉलो करता है, कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, इस तरह से। और इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं हम हैब्सबर्ग एम्पायर का। हैब्सबर्ग एम्पायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है। हैब्सबर्ग एम्पायर, द हैब्सबर्ग एम्पायर डेट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए, हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था कहाँ पे, ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन में। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो था हैब्सबर्ग एम्पायर, ये बहुत तरह के रीजन्स को मिलकर बना था और बहुत तरह के लोगों से मिलकर बना हुआ था। जैसे कि वो इंक्लूड करता था अल्पाइन रीजन को इंक्लूड करता था, टाइरोल, ऑस्ट्रिया और सडर्टन लैंड को भी इंक्लूड करता था। इसके साथ साथ बोहेमिया, जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी ये जनरली जर्मन स्पीकिंग होती थी, प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग होती थी। तो इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। तो देखिए, ये सभी चीज़ें बताई गई कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो किन किन रीजन से मिलकर बना हुआ था। तो ये सभी चीज़ें जो है ये ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस बताए गए कि देखिए ये जो सभी रीजन जो है ये एक दूसरे से अलग है। यानी कि आपका अल्पाइन रीजन अलग है बोहेमिया रीजन से, और आपका बोहेमिया जो है वो वेनेटिया से अलग है क्योंकि इसके लैंग्वेजेस अलग हैं, लोगों का कल्चर अलग है और भी बहुत तरह के अंतर हैं इन लोगों के बीच में। तो इसके बाद अगर हम हंगरी की बात करें
तो आधी जो पॉपुलेशन थी वो मैग्यार बोलती थी, और आधी जो पॉपुलेशन थी वो दूसरे लैंग्वेजेस में बात करती थी। वहीं गलेशिया की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी के लोग जो थे वो पॉलिश बोलते थे। और इसके इन 3 डोमिनेंट ग्रुप्स के बाद, यानी यहाँ पर तीन डोमिनेंट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, यानी ये लोग कहाँ के थे, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर में आते थे। इन 3 डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा बहुत तरह के लोग रहते थे एम्पायर के बाउंड्रीज के अंदर। उसमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो पेजेंट्स थे, यानी कि किसान थे। फॉर एग्जांपल बोहेमियन और स्लोक्स जो थे वो नॉर्थ रीजन में, स्लोवेंस कार्नियोला रीजन में, क्रोट्स साउथ में, और रोमन्स ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट रीजन में। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस थे वो लोगों में एक तरह का पॉलिटिकल ड्यूटी क्रिएट नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जहाँ पर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से कोई उनको मतलब ही नहीं है, वहाँ पर लोग एक देश के नागरिक होने का कैसे सोचेंगे। उस समय में कोई ऐसा नेशन स्टेट की थ्योरी भी नहीं थी। और आज वो इस कंट्री में है, कल आएगा कोई दूसरा रूलर, उसने इस रीजन को कैप्चर कर लिया तो वो इस देश में आ गए। तो इस तरह से वो किस देश के नागरिक खुद को माने, तो इस तरह की एक बेसिक प्रॉब्लम थी। इसके बाद तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम थी तो वहां पर लोग खुद को कैसे मानेंगे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, या फिर पॉलिटिकली वो यूनाइट होंगे। तो देखिए सिर्फ एक चीज था जो उनको एक दूसरे से बांध कर रखती थी इन डाइवर्स कंडीशन में भी, इन डाइवर्स ग्रुप को, वो थी कि वो उनका जो एम्परर यानी कि रूलर था वो एक था, यानी उसका कंट्रोल जर्मन रीजन में भी था, उसका कंट्रोल फ्रेंच रीजन में भी था, उसका कंट्रोल ऑस्ट्रियन रीजन में भी था। इसलिए वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक दूसरे के साथ उनका लगाव था। तो अब यहाँ सवाल उठता है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो यहाँ पर स्थिति आपने देखी कि करीब 1750, 1760, 1800 तक स्थिति क्या थी। तो अब यहाँ बेसिक सवाल ये उठता है कि देखिए अब ये नेशन स्टेट का आइडिया आया कहाँ से, यानी कि ऐसा देश जहाँ पर लोग जो है वो कॉमन कल्चर शेयर करें, कॉमन उनकी आइडेंटिटी हो, उनके जो कॉमन हिस्ट्री है वो कॉमन हो, वैसा नेशन स्टेट किस तरह से निर्माण हो, उसका आइडिया कहाँ से आया। तो इसके लिए हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 2.1, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो देखिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट की, हम किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यूरोप की। अगर हम यूरोप की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी यानी जो कुलीन वर्ग था उसके लोग जो थे वो डोमिनेंट क्लास थे पूरी तरह से। और इस पूरे ग्रुप के यानी जो डोमिनेंट क्लास था, एरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर्स थे वो जनरली एक दूसरे से यूनाइटेड थे। और उसका रीज़न ये था कि उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल एक जैसा ही था। वो कोई क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी इस रीजन में रूल करता है तो कोई इसमें पावरफुल है, कोई इधर पावरफुल है, इस तरह की चीज़ें थी। और इसके अलावा दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। तो देखिए वो लोग जो थे वो देहाती इलाकों में भी कुछ रीजन्स को कैप्चर किए हुए थे, यानी उनके अधिकार में था, और उनके पास टाउन हाउसेज भी हुआ करते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was however numerically a small group. तो देखिए वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे डिप्लोमेसी करने के लिए और हाई सोसाइटी में बात करने के लिए। उनके जितने भी फैमिलीज थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे शादी के अनुसार, यानी इसकी बेटी उसके घर शादी हुई है, उसकी बहन की शादी उसके घर हुई है, इस तरह के मैरिजेस कनेक्शंस एक दूसरे से वो जुड़े हुए थे। और ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था ये न्यूमेरिकली अगर संख्या बल की बात करें तो बहुत ही छोटा सा ग्रुप था, ज़्यादा संख्या नहीं थी इसके मेंबर्स की। और यहाँ पर बात यह है कि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, यानी कि करीब आपका 80%, 90% पॉपुलेशन वो खेती पर डिपेंडेंट थी और किसानी का काम करती थी, पेजेंट्री का काम करती थी। अगर हम वेस्ट की बात करें तो बल्क ऑफ द लैंड वेयर फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स। तो वेस्ट रीजन में जो किसान होते हैं, जो भाड़े पर ज़मीन लेकर किसानी करते हैं, या फिर जिनके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन होती है, उस तरह के किसानों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। वहीं अगर हम ईस्टर्न रीजन की बात करें और सेंट्रल यूरोप की बात करें, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्ब्स।
तो अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन की बात करते हैं वहाँ पर लैंड होल्डिंग के पैटर्न की, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो आपकी स्टेट्स में बटी हुई थी, यानी कि जागीर में बटी हुई थी। और इस पर भूदास जो होते थे, भूदास वो खेती किया करते थे इन ज़मीनों पर। तो इस तरह की इस सिचुएशन थी यूरोप में उस समय में सोसाइटी की। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। In western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of town and emergence of commercial class whose existence was based on production for the market. तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ग्रोथ का और ट्रेड का सीधा सा मतलब होता था ग्रोथ ऑफ टाउन, यानी शहरों का विकास और एक नया कॉमर्शियल क्लास बनना जिसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से बेस्ड था प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, यानी कि वो मार्केट के लिए सामान का निर्माण करते थे, उसी पर उनका पूरा एग्जिस्टेंस बसा हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था 18th सेंचुरी की, यानी करीब 1750 से करीब 1740 से ले सकते हैं, 1740 से लेकर 1760-65 के आसपास इस रीजन में आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करें और जर्मनी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो 19th सेंचुरी में हुआ था, यानी 1800 ईस्वी के बाद। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। इस वजह से बहुत सारे नए सोशल ग्रुप्स सामने आ गए। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आ गया, एक नया मिडिल क्लास आ गया जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जिसमें कि शामिल थे। अगर हम सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ पर यही ग्रुप जो थे ये स्मॉलर थे, बहुत ही कम संख्या में थे। 19th सेंचुरी तक, लेट 19th सेंचुरी तक यानी 1890 1880 तक ये बहुत ही स्मॉल संख्या में थे। It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। तो देखिए वैसे लोग जो कि एजुकेटेड थे और जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनके बीच में ये आइडिया आया नेशनल यूनिटी का। और उसके साथ ही एक और आइडिया है, वो था एबोलिशमेंट ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। जो जैसे कि कोई अगर बड़े घर में जमींदार का अगर कोई बेटा है तो उसको कई तरह के प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो उस तरह के प्रिविलेजेस को खत्म करने का आइडिया इस तरह के एजुकेटेड लोग और जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके बीच आया। तो अब बात यहाँ पे आया कि मिडिल क्लास के लोग थे कौन। तो मिडिल क्लास के लोग आपके प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए या फिर छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। इन लोगों के दिमागों में इस तरह के आइडियाज़ आए और इस तरह के आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।